वेलकम व्यूअर्स, एक और प्राइम टाइम के एपिसोड के लिए हम हाजिर हैं। और इस वक्त बड़ी इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है वो है नवाज़ शरीफ साहब की जो स्पीच हुई है, और जो उसके अलावा जो एपीसी के जो भी इस वक्त पॉइंट चल रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे और पाकिस्तान के अंदर और बाहर जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है और उस किस पैराए में हो रही है, क्या नैरेटिव है, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ शुमाली अमेरिका की मारूफ शख्सियत, सीनियर सहाफ़ी, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे उस्ताद जनाब आफाक खान साहब ख्याली फारूकी साहब मौजूद हैं और उनको हम वेलकम करेंगे। सर, वेलकम टू प्राइम टाइम। आप हेलो। जी, आफाक साहब आपको आवाज़ आ रही है? आप से बस यही गुजारिश थी कि आज का जो आपने एक लाइव वीडियो अपडेट दिया है उसी हवाले से आज हम बात करेंगे, कि आपका बड़ा तजिया टू द पॉइंट एंड बिल्कुल ज़बरदस्त था। उस पर आप बताएंगे कि जो एपीसी की जो सूरत हाल डेवलप हुई है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे अहम बात नवाज शरीफ की तकरीर थी उस एपीसी में, बाकी तो कुछ भी नहीं था। और नवाज शरीफ बहरहाल मैं और आप उन्हें पसंद करें ना करें, वो उस मुल्क के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। और उन पर जो केसेस हैं मैं भी मुतनाज़ा समझता हूँ, अदलिया का किरदार ही मुतनाज़ा है। तो वो आज पहली बार फट पड़े हैं और पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने डायरेक्ट बराह रास्त मुवर्द इल्जाम ठहराया है तमाम सूरत हाल का, 70 साल की पूरी तारीख का। तो उस एंगल से सबसे ज्यादा नुकसान मैं उसे इंटरनेशनल फोरम पर देखता हूँ कि पाकिस्तान का जो कश्मीर पे स्टांस है और खित्ते में जो हमारा किरदार है, उस हवाले से आज हमारी फौज का किरदार मशकूक हो गया है। फौज का तो किरदार पहले भी मशकूक हो गया। मशकूक ही था, जी। मगर नवाज शरीफ, सबसे अहम बात यह है कि वो पंजाबी वजीर आजम है और फौज का ताल्लुक भी उसी खित्ते से है। वहां से इतनी बड़ी आवाज उठी है, उसने बराह रास्त हमला किया है, इसलिए मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट एपीसी में उसी को समझता हूँ। बाकी तो एपीसी का मैंने वीडियो में भी बताया कि एक रात पहले जब इन्होंने यहाँ दोपहर का खाना खाया है मेरे ख्याल में, और शाम का मुझे नहीं पता, मगर एक रात पहले इनको बुला के खाना खिला के कह दिया गया था कि अपनी औकात में रहिएगा और हुकूमत को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने सुना हो कि असम्बलियों से इस्तीफा देने पे इतफाक राय नहीं हो सका, और लॉन्ग मार्च की जो बात करते हैं, जनवरी की बात करते हैं, इट्स टू लॉन्ग, उस सर्दी में कौन निकलेगा, पिंडी में, लाहौर में, एक कराची में, शायद कराची में तो इनकी हिमायत ही नहीं है, अंदरून सिंध में जो हिमायत है वहाँ, मैं खुद सखर से हूँ, वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। तो मैं नहीं समझता कि लोग बाहर निकलेंगे, या इनका जो करेक्टर रहा है दोनों पार्टियों का, हम जमहूरियत को सपोर्ट जरूर करते हैं, मगर हम ये नहीं समझते कि अगर मुझे इमरान खान बुरे लगते हैं तो मैं उनके दुश्मन को, अगर दुश्मन बुरा है तो उसे भी बुरा ही कहना चाहिए। जी। तो ये बुराई की खुद जड़ है। इन्होंने मेंटल करप्शन भी की है, इन्होंने फाइनेंशियल करप्शन भी की है, बैड गवर्नेंस भी की है, तो इनके खाते में कुछ भी नहीं है। तो और फिर तकसीम बहुत वाजे हो चुकी है। देखिए, असल लड़ाई पंजाब में हो रही है, पंजाब में ही पीटीआई का वोट है, पंजाब में ही मुस्लिम लीग नून का वोट है। सिंध में तो आपने देखा कि एमकेएम एक मुतनाज़ा मामला है, मगर कितनी खामोशी, कितनी खूबसूरती से चंद दिनों में खत्म कर दिया गया। जी। अंदरूनी सिंध में इनका बस नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने कोई बड़ा हमला किया तो रिवोल्ट बड़ा हो सकता है। अब पहले ही बेनजीर मारी जा चुकी हैं, जुल्फकार अली भुट्टो मारे जा चुके हैं, शाहनवाज मुर्तजा मारे जा चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये पीपल्स पार्टी कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इस मैं एक सिचुएशन में देखें। आपने जो अभी जिक्र किया ना, वो उसमें मैं आपकी उसी उसी हवाले से एक और सवाल भी निकलता है कि जिस तरह से एक बानी मुत्तहदा के तहरीर तस्वीर तकरीर पे पाबंदी का एक बयानिया सामने आया, और वो उसमें जिस जिस हद तक भी रियासत की जो भी रीजनिंग हो सकती थी, लेकिन अब एक पंजाब के साबिक़ वज़ीर आज़म, 3 टाइम वज़ीर आज़म के लिए भी म्यूट किए गए कई अल्फाज, कई जगहों पे तकरीर को सेंसर किया गया, मीडिया को एडवाइजरी जारी की गई। तो अब आप देख रहे हैं कि वो, और आपने कहा कि तकरीर जो थी उनकी तकरीबन एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ अल्ताफ़ हुसैन था। ये क्यों आपने इस तरह से कहा है? इसलिए कहा कि मैंने उस वीडियो में ये भी कहा है कि मैंने पहले भी, जब वो तकरीर हुई थी उसके फौरन बाद भी वीडियो किया था, और मैंने कहा था कि अल्ताफ हुसैन ने जो जो कहा मैं उससे एक एक बात से इत्तफाक करता हूँ,
मैं इस पाकिस्तान को नहीं मानता, मेरे बुजुर्गों ने ये पाकिस्तान नहीं बनाया था। मगर बात यह है कि अल्ताफ हुसैन ज़हनी तौर पे बीमार हो चुके हैं, उन्हें बात करना का सलीका नहीं आता। वो अगर सलीके से बात करते तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी होती, मगर वो जिस तरह बात करते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और दूसरे ये कि कराची के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का कहिए, या ये भी एक मुतनाज़ा बात है, दोनों तरफ से ज्यादती हुई है। एमक्यूएम ने भी ज्यादती की कराची में, इस्टेब्लिशमेंट ने भी की, मगर इस्टेब्लिशमेंट जो पूरे पाकिस्तान में असर रखती है, उसके वसाइल हैं, उसके साथ लोग ज्यादा थे। तो अल्ताफ हुसैन तनहा थे और फिर उनके अपने अंदर भी लोग टूटे हुए थे। मैं जाती तौर पे ये बात जानता हूँ कि उनसे खुश नहीं थी उनकी जो सेकंड लेयर लीडरशिप थी, वो भी जान छुड़ाना चाहती थी। अगर वो लीडरशिप उनके साथ होती तो मैं पूरे यकीन से ये बात जानता हूँ, फारूक सत्तार हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, हैदर रिजवी हो, XYZ किसी का नाम लीजिए, अगर वो उस वक्त खड़े हो जाते कि जो कहा दुरुस्त कहा, तो उन्हें जेल में तो डाल सकते थे, जान से नहीं मार सकते थे। मगर उनके अपने लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए, उनके अपने बिहेवियर, उनके एटीट्यूड की वजह से। ये असल वजह नहीं नहीं सर, एक और वजह भी थी, और आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि एक तो जो भी वो बहुत परेशान थे, ठीक है, लेकिन जो इन सब की फाइलें भी खुली हुई थी। ऐसी बात नहीं है कि ये दूध के धुले हुए थे। और 10 साल के दौरान बल्दियाती हों या सूबाई हों या वफाकी तौर पे जो भी फंड्स आए, बहुत खुर्द-बुर्द हुई है, बहुत लोगों के प्लाजे बने हैं, बहुत लोगों के आपने देखा कि मॉल्स बने हैं। बैरून किसकी गलती है? बैरून मुल्क गैस स्टेशन जहां आप बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि वह किसके ज्यादा गैस नहीं स्टेशन तो है। ये किसकी गलती है? अल्ताफ हुसैन को 24-25 साल हो गए, लीडर सारी उम्र बाहर से ही बैठ के कंट्रोल करता है क्या? ये तो खैर मेरा भी उनसे एक नुक्ता एतराज़ है, और मैंने उनको इस अपने शोज़ में भी कहा है, और मैं वैसे भी कहता हूँ कि आप कराची के अगर आप रहनुमा और सियासतदान हैं, तो आप बनारस की और लखनऊ की सियासत तो नहीं करेंगे ना। आप करेंगे तो कराची, हैदराबाद, मीरपुर, सक्खर, इन्हीं की करेंगे। और आपने उनको बेयार मददगार छोड़ के हम चले गए बलूचिस्तान, हम चले गए सिंधु देश, हम चले गए भारत, और भारत नरेंद्र मोदी। तो ये तो मेरा भी नुक्ता एतराज़ है। माने इस जमात का स्प्लिट जो एमक्यूएम हकीकी बनी, वो इसी बुनियाद पे थी कि अल्ताफ हुसैन इस्टेब्लिशमेंट का खिलौना बन चुके थे। मुत्तहदा उनके कहने पर नाम रखा, क्योंकि जैसे नवाज शरीफ की, जरदारी की या दूसरों की फाइलें उनके पास हैं, तो इनकी फाइलें भी उनके पास थी। हमने मुशर्रफ के दौर में देखा, ये बातें बाद में सामने आई ना कि ISI के लोग मिलने जाया करते थे लंदन। ये एक लंबा किस्सा शुरू हो जाएगा। बात यह है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट सबको तोड़ लेती है जी। वहां उस खराबे में कोई मर्द है ही नहीं, खड़ा नहीं रहता कोई। नवाज शरीफ के बारे में जैसे मैंने कहा अपने वीडियो में कि वो रियासत जिसके सारे इदारे टूट चुके हो, जिसकी अदलिया इतनी मुतनाज़ा हो, वो 3 बार के वज़ीर आज़म को जेल में नहीं रख सकती थी। वो रियासत इतना बड़ा बोझ उठा ही नहीं सकती थी, तो उन्हें तरीके से निकाल दिया गया। इमरान को भी धोखा दिया गया, नवाज शरीफ को भी दिया गया, और अपनी जान छुड़ा ली गई। तो यही अल्ताफ हुसैन के उनकी एक ही टैक्टिस है, लड़ाओ और ऐश करो, माल बनाओ, कब्जे करो और रियासत को सीज करके रखो। तो जो सियासतदान है वो बुनियादी तौर पे स्टूज है। वो आप किसी, मैं तो पूरे को इस सिस्टम को ही स्टेटस को समझता हूँ, और मैं इन सब का मुखालिफ हूँ इसी बुनियाद पे कि ये सब वहीं से आग लेते रहे हैं, और इन्हें आज माफी मिल जाए, नवाज शरीफ हो, अल्ताफ हुसैन हो, जो भी हो, ये कल फिर वहीं हाजिर होंगे। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आपकी बात से तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि सियासतदान ही सारे करप्ट हैं, और इसके अलावा तो किसी ने करप्शन की नहीं, इसके अलावा तो इस मुल्क पे किसी ने राज किया ही नहीं। आपकी जो 70 साल की तारीख है, बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि देखें, 100 रुपए में से 84 रुपए वो खर्च करते हैं जो एहतिसाब मांगते हैं लोगों से। मगर मसला यह है कि जो 16% है वो अवाम के नुमाइंदे हैं, उनको अवाम वोट देकर लाते हैं। जब आपको मैं वोट देकर लेकर आऊं और आप मुझसे बिट्रेल करें, तो मुझे तकलीफ आपसे बराह रास्त होती है। उनके बारे में तो आप कोई बयान ही नहीं करता। जब आप इख्तिदार में होते हैं तो आखिरी लम्हे तक आप उनसे बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं नवाज शरीफ के किस्से सुनाऊं कि उन्होंने कैसी कैसी करप्शन की है इस फौज की हिमायत हासिल करने के लिए, सिर्फ अमेरिका के वाकयात सुनाऊं तो लोग हैरान रह जाएंगे। या अल्ताफ हुसैन
जो करते रहे हैं या जरदारी जो करते रहे हैं, वो सारा कुछ तारीख का हिस्सा है। बात यह है कि अगर मैंने अभी वीडियो में भी कहा, आपने सुना होगा कि 12 साल जो ये लास्ट गुजरे हैं, अगर नवाज शरीफ, जरदारी ने या एमकेएम ने करप्शन नहीं, आपने खुद कहा कि प्लाजे बनाए, शादी हाल बनाए, सब कुछ किया, अगर ये लोग करप्शन ना करते तो ये फौज बैरकों में चली जाती। अच्छा, फिर देखे चीजों को, सारे मामलात को ऐसे सतही नजर से नहीं देखते, तारीख से देखा जाता है। ये खिता ही जो है, इसके बारे में मेरी जाती राय ये कि बड़ी माजरत के साथ ये यहाँ इंसान नहीं, 2.25 बिलियन कंजर रहते हैं। इनकी अना देखें, इनकी अना क्या है, औरत की गर्दन से शुरू होके उसके टखनों तक जाती है, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में गैरत शर्म का जो तारीफ है वो ये है कि अपनी किसी बात से निदामत महसूस करना, शर्मिंदा होना और माजरत ख्वाह होना। या दूसरी तरफ गैरत की तारीफ है कि अगर दुश्मन हमलावर सरहद पर आ जाए तो उससे लड़ना, उसे मारकर भगा देना या उसके हाथों मर जाना। अब आपने खित्ते में देखिए कि हमने सारी शर्म गैरत तो औरत में फंसा रखी है, उसकी बुनियाद पे कत्ल होते हैं, उसकी बुनियाद पे सब कुछ होता है। हमलावर जब आता है तो हम उसे वेलकम करते हैं, और जिस औरत की हम हिफाजत के लिए लोगों का कत्ल करते हैं, बहन को बाहर नहीं निकलने देते, जब वो हमलावर आए तो उसे तोहफे में भी दिया है हमने। तो ये तो हमारी शर्म गैरत है। अना, झूठी अना, जो ताकतवर के सामने फौरन गिर जाती है और कमजोर के सामने वो खड़ी हो जाती है। ये हमारे पूरे खत्ते का अलमिया है। आफाक साहब, आपने एक ही लाठी से सबको हाँकने की कोशिश की है, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ को और अल्ताफ हुसैन साहब को। शायद आप भूल गए हैं कि वो ब्रीफ केस भी उन्होंने ही वापस किए थे। आपको शायद वो तारीख के, वो जनरलों के वो इंटरव्यूज़ भी याद हों। शायद आप भूल गए हैं कि उनको क्या क्या ऑफ़र नहीं किया गया था, और शायद आप भूल गए कि आज भी वो 120 गज के 90 का घर ही उनकी मिल्कियत और विरासत है। लंदन की जो प्रॉपर्टी है उसको छोड़ के बहरहाल वो उन्होंने अपने अच्छे दौर में बनाई थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करेंगे तो इट विल नॉट मेक सेंस। क्या आप समझते हैं? सर, कोई एक फर्द लीड जरूर कर रहा होता है, वो अकेला कुछ नहीं होता। मोहतरम, आप मानिए ना मानिए, कायद को आपके सारी करप्शन पता थी। अगर कहीं एक बार ब्रीफ केस वापस किया है तो 4 जगह लिया भी है। सारी चीजें सबके सामने हैं। एक एक चीज लोग समझते हैं ये बहुत मॉडर्न दौर ही नहीं है, ये ग्लोबल विलेज में रहते हैं हम। ये जैसे कहते हैं इंफॉर्मेशन हाईवेज के दौर में। तो साबित कर देते हैं ना अब तक, आज तक तो सारे जहान में पहुंच चुकी है। लेकिन सर आज तक तो कोई साबित नहीं हो पाया उन पे, एक रुपए की करप्शन क्या साबित नहीं हो पाया? क्यों चाइना कटिंग नहीं की है? प्लाजे आपने अपने मुंह से कहा, प्लाजे नहीं बनाए हैं, लोगों को नहीं मारा है। मेरे दोस्त मरे, मैं जानता हूं पर्सनल लेवल पर। मैं बहुत सी बातें देखें, बात यह है कि अगर मुझ पर तशद्दुद हो रहा है तो मैं जवाब में तशद्दुद करूंगा, तो मैं जस्टिफाई नहीं करता जी। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद, अव्वल तो रियासत तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं देती। देखें, मैं बारहा ये बात कह चुका हूं कि एमकेएम जैसी जमातें बनती ही जब है जब रियासत कमजोर हो चुकी हो, जहां मेरिट ना हो, जहां इंसाफ ना हो, जहां कानून ना हो। मैं और आप टोरंटो में रहते हैं, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं। 204 जबानें बोली जाती हैं। मुझे तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी को मुझसे है, ना आपको किसी से है, बिल्कुल, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है। इक्का दुक्का वाकयात पूरी दुनिया में होते हैं। बात यह कि जब निजाम खत्म होने लगता है या खत्म हो चुका होता है, जिस माशरे में इंसाफ नहीं मिलता, मेरिट बहाल नहीं होता, कानून की बालादस्ती नहीं होती, तो वह एमकेएम बनती है। मैं अपने मुंह से 50 दफा कह चुका हूं, लिख कर कह चुका हूं, बोल के कह चुका हूं कि मैं एमकेएम के एक एजेंडे के एक लफ्ज से तपा करता हूं, मगर एमकेएम से नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ये भी उसी एस्टेब्लिशमेंट से आग लेते रहे हैं और उसी के कहने पे चीजों को मैनेज करते रहे हैं। आज की जो एमकेएम मौजूद है वहां पर, मुझसे उसके लीडर ये कह चुके हैं कि भाई हम तो वो करते हैं, हमें तो रूटा लगाने को कहा जाता है, हम लगा देते हैं। तो जब ये लीडरशिप होती है तो कल वो कहे कि हम मजबूर थे। नवाज शरीफ ने एक बार मुझसे इंटरव्यू में कहा कि देखें, इख्तिदार की मजबूरियां होती हैं, मानना पड़ता है। तो मानना पड़ता है तो माने, फिर रोने की क्या बात है? अब अच्छा, लेकिन आप ये देख रहे हैं ना, इसलिए बनती है आफाक भाई, आप ये भी तो देख रहे हैं कि अभी हमें एक दोहरे और दोगले रवैये देखने को मिल रहे हैं। वो ऐसे कि आपने देखा कि जो बैरून मुल्क क़यादत है
वो उनका नैरेटिव कुछ और होता है, बड़ा खुल के फौज के खिलाफ भी बात, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात, बाजवा की जो पापा जॉन्स का भी जिक्र करते हैं। उधर दूसरी जानिब एहसन इकबाल जो हैं वो उसको फ़ौरन उस गुब्बारे में से हवा निकाल के उसको टोन डाउन कर देते हैं। मुस्लिम लीग नीन में पैरेलल दो क़यादतें चल रही हैं, पीपल्स पार्टी में ये चल रही हैं, एमक्यूएम में आपने देखा कि ड्रिफ्ट है। यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर है, इवन जर्नलिस्ट बरादरी आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर है उनका नैरेटिव कुछ और जो पाकिस्तान के बाहर है उसी उसी सियासी आइडियोलॉजी का उनका मैं नैरेटिव कुछ और और है। आप भी इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे और आपको एहसास है, मालूम है कि हमें अभी कहीं से गोली भी नहीं आएगी, हम बाहर निकलेंगे तो कोई मारेगा भी नहीं। आप मुझे बताइए कि एक जब सियासतदान खड़ा नहीं होता तो सहाफी क्यों खड़ा हो? उसके बच्चे नहीं है, उसके बहन भाई नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, उसकी अपनी जान नहीं है। वो जिस माशरे में लोग खामोश पड़े रहते हो और आपस में गुफ्तगू करके बंद कमरे में कभी बाहर निकले, मिसाल के तौर पे कराची हो या लाहौर हो, एक एसएचओ उसकी औकात क्या होती है? इलाके के 50 लड़कों को उठा के ले जाता है, 5-5 लाख रुपए लेता है और कोई नहीं बोलता। अगर ये अपने घर के दरवाजों पर ही बैठ जाए, एक बार तो निकले ना बाहर। जी जी ये मुहर्रम के जुलूस के लिए निकलते हैं, ये ईद मिलादुन नबी के जुलूस के लिए निकलते हैं, ये कभी अपने हुकूक के लिए निकले? मुझसे तवक्को करते हैं, हामिद मीर से तवक्को करते हैं, आपसे तवक्को करते हैं, क्यों? उनकी जाने नहीं है क्या? जनाब, कहना बड़ा आसान होता है। मेरे फ्रेंड्स हैं सारे, मैं सबके हालात जानता हूं कि कौन किस तरह वहां जिंदा है। जब अवाम ना बोलते हो तो सोसाइटी के किसी सेगमेंट से ये तवक्को करना कि वो बोलेगा, क्यों बोलेगा वो? नहीं जब नहीं, तक लेकिन ये बात तो हर आप चीज को चलाने के लिए कुव्वत चाहिए होती है। नहीं, वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि जब भी ऑपरेशन होता है, ये जब भी कोई फौज या एस्टेब्लिशमेंट कार्रवाई करती है, सिंध में उनका रवैया मुख्तलिफ होता है और पंजाब में उनका रवैया मुख्तलिफ होता है। वहाँ पर आपको कम अज़ कम अगवा करने के बाद, दो छित्तर मारने के बाद वापस छोड़ देते हैं जंगल में। यहाँ पे झाड़ियों में लाश छोड़ते हैं, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसीलिए वहाँ पे एहसन देखिए, इकबाल भी बोल ये तो लेते हैं। मैंने अभी, आप सॉरी टू कट यू, मैंने अभी वीडियो में कहा है कि ये पंजाबी, और अभी पहले 2 मिनट पहले आपसे भी कहा कि ये पंजाबी वज़ीर आज़म ही कह सकता था। जी मैंने पहले कहा कि बुख्ती को मार दिया, किसी को गायब कर देते हैं, ये तो है। सहाफियों में भी मैं ये बात कहता हूँ कि पेट पे गोली मार के छोड़ देते हैं जी या मूछे काट देते हैं, सर के बाल काट देते हैं, मगर कराची, बलूचिस्तान और केपीके का जो जर्नलिस्ट है उसकी लाश मिलती है। जी मतीउल्लाह जान वापस आ गया, ये अहमद नूरानी अमेरिका में बैठा है, मार पीट के छोड़ दिया। तो देखें, ये कबायली माशरा है, वहाँ रिश्तेदारियां, जबान, रंग, कल्चर सब मैटर करता है ना। जी जी। तो ये तो बड़ी नेचुरल सी बातें हैं, उस खित्ते के एंगल से कह रहा हूँ मैं। वैसे तो नेचुरल नहीं है, मतलब वहां पे ये नेचुरली तस्वुर किया जाता है ना। अच्छा, तो कमिंग कमिंग ने तो खत्म किया है, दोस्तियों ने, दुश्मनियों ने। इसी को तो मेरिट कहते हैं कि मेरिट क्या चीज है, कि रियासत तो सबको एक निगाह से देखती है, जी ऐसा जी नहीं है ना। जी। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। मैं वापस आऊँगा एपीसी में जो नवाज शरीफ को हम रेफरेंस दे रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन की सोफिस्टिकेटेड वर्जन, यानी कि उसमें से कहीं कहीं बगावत का अंसर नज़र आता है, आप भी देख रहे हैं। मरीम नवाज़ वहीं ग्राउंड पे मौजूद हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ एक और पटरी पे चल रहे हैं, एहसन इकबाल और एक मीडियम लेवल की क़यादत एक और उस पर चल रही है। और जो इनके असेंबली के अंदर लोग मौजूद हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेटर, जब वो लेजिस्लेशन का वक्त आता है तो वो उनके रवैये और उनके फ़ैसले कुछ और होते हैं। तो वही बात आ गई कि फ़ाइलें सबकी हैं और चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। तो ये अगर यही रहे तो फिर क्या हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़े सूबे के मुस्लिम लीग नून से भी कोई तवक्को ना रखें और फिर यही रखें कि ये यही रफ्तार बेढंगी सो पहले थी वो अब भी है, यही चलती रहेगी सिलसिला पाकिस्तान? देखें, आज नवाज शरीफ ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा जुआ खेला है। ठीक है। ये एपीसी जो आज इसने ऐलानात किए हैं, मैं पूरे यकीन से अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, और मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि अल्लाह करे मेरी बात गलत निकले, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी अगर मैं गलत निकलूंगा, मगर मुझे गलत होता नजर नहीं आ रहा। अगर इन्होंने अवाम को बाहर नहीं निकाला तो मुस्लिम लीग नून नाम की जमात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। इसमें बहुत वाज़ेह तौर पे रिफ्ट पैदा होगा। कल से जैसे एमक्यूएम जब
अल्ताफ हुसैन ने फौज के खिलाफ बोलना शुरू किया तो डिफेंड करने के लिए कोई नहीं मिलता था। जी वो रशीद गोंडियन हो या वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हो या वो हैदर रिजवी हो, जो भी थे सब दौड़ गए थे। जी उसकी वजह एक, उनके बच्चे रहते हैं वहाँ, उनके घर हैं। जी लंदन से बैठ के बोलना, चाहे वो नवाज शरीफ हो, अल्ताफ हुसैन हो, आफाक फारूकी हो, बहुत आसान है वहां रहकर बोलना, क्योंकि अवाम साथ नहीं है। अवाम हिमायत तो करते हैं, बुरा तो समझते हैं, मगर वो हदीस नबवी है ना कि अगर कहीं बुराई देखो तो ताकत के जोर से रोक दो, और ताकत से नहीं रोक सकते तो हाथ के इशारे से मना करो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानो। जी तो ये वो के ये इंतहाई ईमान के कमजोर होने की निशानी है। तो वहाँ कमजोर ईमान के इंतहाई कमजोर होने की निशानी पर लोग अमल करते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो वो एमएनए एमपीए जिसने पैसे भी बनाए हैं, जिसने 5 करोड़ इलेक्शन में खर्च किए हैं, तो लाजिम बात है 6 करोड़ तो कमाने हैं ना उसने। जी जब पूरा सिस्टम ही करप्ट है तो वहां कोई शफाफ आदमी तो पैदा ही नहीं हो सकता, वो मुमकिन ही नहीं है। स्टेटस को की खूबसूरती ये होती है कि वो ईमानदार और शरीफ आदमी नहीं पैदा होने देता। जी तो नवाज शरीफ आज तनहा हो गए हैं, क्योंकि उनका भाई, मैंने तो लाइव देखी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो एपीसी में उनकी तकरीर, उनके भाई के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। जब उनके भाई के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी तो दूसरे कैसे सामने आएंगे? अब वो कोई डिफेंड करके दिखाए मुझे, कोई डिफेंड नहीं करेगा। तो अगर हाँ अवाम बाहर निकल आते हैं, लाहौर कराची भर जाता है, मुल्तान फैसलाबाद भर जाता है, तो नवाज शरीफ हीरो है, फिर अल्ताफ हुसैन भी शायद हीरो बन जाए। नहीं तो ये तो बिल्कुल ही ऐसी बात हो गई कि जो नामुमकिन है, क्योंकि हमें मालूम है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान कंट्रोल्ड एक एनवायरनमेंट में चल रहा है, चाहे वो कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, अदालतों के चीफ जस्टिस हों, या सारे निजी चैनल्स हों। एक अनअनाउंस अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इस वक्त पाकिस्तान पर नाफिज है और कोई उम्मीद फारूकी साहब नज़र नहीं क्यों आ ना रही। हो, हाँ क्यों ना हो, जब वो मुझ में से और आप में से लोग तोड़ लेते हैं। और अब पीटीआई क्या है? पीटीआई 80s और अर्ली 90s की मुस्लिम लीग नून है। जी जी एग्जैक्टली यही है ना। बिल्कुल यही, बिल्कुल यही। तो हर 10-15 साल के बाद उन्हें एक नई जमात मिल जाती है। मुझसे शेख रशीद ने खुद कहा कि तुम जैसे पागलों को कुछ नहीं मिलना, अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो फौज के साथ मिलकर ही करनी है। तो शेख रशीद आज भी वजीर है, वो आज भी बढ़ के मारता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं किनके साथ हूं। तो जब तक बात देखें मोहतरम, जब तक अवाम में शऊर नहीं आएगा, और अवाम को शऊर इन सियासी पार्टियों ने खुद नहीं आने दिया। आप मुझे बताइए, एमकेएम के दफ्तर थे या जमात इस्लामी के थे? एमकेएम के दफ्तरों ने गुज़िश्ता 20 साल में जो किया वो आपको भी पता है जी। क्या पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का, बाकी जमातों का रेगुलर लाइफ में कोई दफ्तर है? आम आदमी जाता है वहां? नहीं आप टोरंटो में रहते हैं, क्या यहाँ पर लिबरल आपकी हार जाती है या कंजर्वेटिव, तो क्या वो घर चले जाते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो चीजों को, वो जमहूरियत पे, ये जो हमारे सिविलियन है, पॉलिटिशियन कहलाते हैं, जो जमहूरियत का राग अलापते हैं, ये खुद डिक्टेटर है। तो फिर ये समझ लिया जाए कि ये एपीसी भी बज़ाहिर एक तरह का आई वॉश था, और मतलब आने वाले दिनों में बस यही है कि यूं ही चलता रहेगा। एक और इंजीनियर्ड इलेक्शन होंगे, फिर वो कुछ अरसे चलेंगे, 5 साल, उसमें थोड़ी बहुत रद्द-बदल, चेहरे बदले जाएंगे, निज़ाम। मैंने आज वीडियो में एक बात की है जी। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या होगा, आपकी क्या होगा, मगर तारीख ये बताती है कि जब घर के सारे अफराद बिखरे हुए हों, किचन भी टूटा हुआ हो, गैस नहीं आ रही हो, बिजली नहीं जल रही हो, छत भी टपक रही हो, तो वो घर चलता नहीं है। लाख लोग कहें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान तोड़ने की जरूरत नहीं है, मगर जब लोगों ने तय कर लिया है, 20 करोड़ आवाम ने तय कर लिया है कि हमने इसे नहीं चलने देना, तो ये नहीं चलेगा। या तो ये सही होगा, या यहाँ पर अब सिविल वार होगी। देखिए कोल्ड सिविल वार तो हो रही है वहाँ। जी जी। अब ब्लडेड, जो ब्लड है वो खुदा न खास्ता ना आ जाए, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है
कि 9,000 रुपए की तनख्वाह है, एवरेज निकाल के देखें, जी और 5,000 का तो बिजली का बिल आता है, जी 80 रुपए किलो का आटा है, तो आप तसव्वुर करें उस माशरे में देख रहे हैं तशद्दुद कितने खौफनाक अंदाज में रोज बढ़ रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इन सारी चीजों को गौर से देखें, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं ना चीजों को देखते हैं। ये बेचारे, तो आप अंदाजा इससे लगा दें 70-72 साल हो गए इस रियासत को, कि जो शहर साफ था कराची उसे कचरे में बदल दिया। ये 85% आबादी को पानी साफ नहीं दे सके, मगर ये कहते हैं कि ऑरेंज ट्रेन चलना ज्यादा जरूरी है, मेट्रो चलना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज़ियाउल हक इनको सिखा कर गया था कि वो चीजें वो बनाओ, वो दिखाओ जिस पर नजर पड़े तो तुम्हारा नाम और तुम्हारी शक्ल ध्यान में आए। जी, ताजमहल बना दो तो और अंदर जो है वो जी, पानी और सीवरेज की लाइनें ना हो। एग्जैक्टली इन्होंने यही किया है। तो ये तो सिविलियन के कारनामे है ना। जी मैं सक्खर से हूँ, अगर मैं जब अब मैं सक्खर जाता हूँ तो रो पड़ता हूँ, आप तसव्वुर नहीं करेंगे। मैं आपको शेयर करता हूँ कि ये 2008 की या 9 की मुझे याद नहीं है, मैं सक्खर के एयरपोर्ट पर उतरा तो उस शहर का मेयर मुझे लेने आया जो मेरा बचपन का दोस्त है और एमकेएम का मेयर था। जी तो मैंने उस शहर पे अकेला, वो मेरे साथ गाड़ी हुआ था, मैंने अपनी फैमिली को मना कर दिया था कि नाम बता देता हूँ आपको, नईम सिद्दीकी नाम है उनका, वो अब लीगल एड कमेटी में हुआ करते हैं और हमेशा से वही होते हैं अब। जी जी तो जब मैं रास्ते में गुफ्तू, हम बचपन के चड्डी फ्रेंड हैं, तो मैंने उसको गाली दे के कहा कि क्या है, वो कह लगा यार ये अमेरिका नहीं, प्लीज यार तू बस अपनी बकवास बंद कर, तू एंजॉय कर 4-5 दिन के लिए, फजूल बातों में ना पड़। हम्म। तो मेंटल क्लॉट है हमारे यहाँ। तो मैं तो कहता हूँ फौज ने जो किया तो किया, उन्होंने इन्हीं की खामियों और कमजोरियों से फायदा उठा के किया। अगर जो कुछ भी इन्हें मिला था ये उसे दुरुस्त करके उतने ही मैनर में दिखा देते तो आज ये हाल ना होता पाकिस्तान का। मैं सियासतदान को सबसे बड़ा कसूरवार समझता हूँ। देखिए, वो तो फौज भी समझती है और ये मैं इसी को जवाब बनाकर वो फिर आके। देखिए, मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, जी आपके घर में एक चोर आता है तो आप उससे कोई तवक्को करते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो और चोर मेरा वो चौकीदार हो तो आपने फिर मुझे, गार्ड बना के दरवाजे पे खड़ा किया है, अगर वो अंदर आके लूटे तो आपको कैसा लगता है? जाहिर है वो उसको तो हिफाजत के लिए रखा गया है और वो चौकीदार चोरी करने के लिए अंदर घर के घुसा है। जी, ये जो सियासतदान है जिन्हें वोट देकर हमने असेंबली में भेजा था, मैं पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करता हुआ आया हूँ, मैं उन पार्लियामेंट लाउंजेस को इस्लामाबाद की, कराची की 40 साल से जानता हूँ। जी वहां जो कुछ होता है और शामों को जो कुछ होता है, ये सब एक खानदान है, याद रखिएगा। जी सिविल ब्यूरोक्रेसी, आर्मी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन, इनकी शादियां आपस में है, इनकी रिश्तेदारियां हैं, ये मिल के खाते हैं और आपस में उसी तरह लड़ते हैं जैसे आम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माशरे में खानदान में लड़ाइयां होती हैं। जी ये शरीकों की लड़ाई है, जी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन आफाक साहब ये देखिए ना कि अगर शरीकों की लड़ाई है और ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो फिर इनको किसी नरेंद्र मोदी, किसी अमित शाह, किसी मेजर गौरव आर्य की ज़रूरत है कि इनको किसी और दुश्मन की ज़रूरत है इनको कि ये जो है मैंने तो आज गुफ्तगू असल ये की है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा स्ट्रांस है वो आज खत्म हो गया, मुकम्मल खत्म हो गया नवाज शरीफ की तकरीर के बाद। हम कश्मीर में मजालिम का जिक्र कैसे कर सकते हैं जब सिंध से लोग गायब हो रहे हो, जब बलूचिस्तान से लोग गायब हो रहे हो, जब कराची से लोग गायब हो रहे हो, या जब वजीर आजम अपनी फौज पर खुद इल्जाम लगा रहा हो, 3 बार का वजीर आजम। जी तो कश्मीर में मुझे तो हंसी आती है जब हम कश्मीर के नाम पर रोने धोने डालते हैं टीवी के ऊपर या चंद गलियों में एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, हंसी आती है। योम सियाह मनाया जाता है, योम एहतिजाज मनाया जाता है, योम सियाह मनाया जाता है और वो सरकारी तौर पे 15 लोग बैनर लेके निकलते हैं, लेकिन वो वही लोग जो है। कह रहा हूँ कि मीडिया सीज है, मीडिया डरता है, वो एक कारोबार भी है कि अब 75-80 साल से चलता हुआ झूठ तो बंद कर दे वो, या फिर कारोबारी लोग आ गए हैं, किसान घी वाले हैं तो सोने वाले हैं और सिगरेट वाले हैं, उनके एसेट पे सबने टैक्स खाए हुए। ARY का आपने नहीं सुना था जी कि 100 अरब रुपए टैक्स खा गए वो 4-5 साल का, उसके बाद किसी ने गुफ्तगू भी नहीं की, तो वो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा।
करप्शन में सब बराबर के शरीक हैं ये। लेकिन जो जो शोरिशें बढ़ रही हैं बलूचिस्तान में, आप देख रहे हैं फाटा में एक जज्बा पाया जाता है। आज आपने जो अगर वो जलसा देखा हो वाना में, और जिस तरह के सिंध में अब आवाज़ें उठना शुरू हो रही हैं, आप भी सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमें मालूम है क्या जज्बात पाए जा रहे हैं। तो सिवाय पंजाब को छोड़ के ये तीनों जानिब से जो ये शोरिशें उठ रही हैं, और इसके अलावा जो ये इकनॉमिक एक हम डंजन में जा रहे हैं, इसके बाद क्या बचता है पाकिस्तान को इंटैक्ट रहने के लिए? पंजाब को क्यों छोड़ दें? मैं तो कह रहा हूं पंजाब को क्यों छोड़ दें, जरा चीजों को गौर से देखें। बलूचिस्तान में बागी कितने मारे जाते हैं वो आपको पता होगा। मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में जहां से पूरे मुल्क पर कब्जा किया गया है, वहां जो तशद्दुद है उसके बारे में तो शायद आपको अंदाजा ही नहीं है। अखबारात पाकिस्तान के देखें, वहां की लोकल खबरों को देखिए, सोशल मीडिया देखिए, वहां दर्जनों सैकड़ों लोग रोज मारे जाते हैं आपस में जी। वहां लोग बेटियों की इज्जतें जिस पैमाने पे वहां लुट रही है वो कोई सोच भी नहीं सकता। तो उनके यहाँ वो पूरे माशरे पे तशद्दुद कर रहे हैं, उनके अपने अंदर इतना तशद्दुद मौजूद है, तो पूरा मुल्क बिखर चुका है। देखें, सबसे पहले ध्यान में रखें, कोई गुड गवर्नेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, एग्री। मतलब कोई पाकिस्तानी जो मेरी सारी बात से इख्तलाफ रखता हो, वो मेरे सामने आके सीने पर हाथ रख के कह दे कि क्या वो अपने किसी मुल्क की एक इदारे का नाम लेके कह दे कि वो एतमाद करता है कि ये अपने नज़्म नस्क के मुताबिक काम कर रहा है? नहीं कर रहा। तो बात खत्म हो गई। तो फिर रियासत का है वो? जब आपका कोई इदारा काम ही नहीं कर रहा तो रियासत कहां से बची? ये तो एक जुनून है, बेवकूफी है। ये पढ़ाया गया है हमें कि रियासत माँ होती है। कोई रियासत है आज की दुनिया में सरमाएदार तो इंटरनेशनलिस्ट होता है। आप दिलचस्प बात देखें, जो लोग हमें ये सबक पढ़ाते हैं कि वतन क्या है, उनके सबके बच्चे, मैं कहता हूं जो रियासती इदारों में काम, उन जगहों पे काम करते हैं जहां रिश्वत 2 रुपए भी मिलती है, उनमें से किसी का बच्चा पाकिस्तान में नहीं रहता जी। उनका खानदान कहीं पाकिस्तान में नहीं रहता। आप 1980 से लेके आर्मी चीफ बताइए, मैं ये बता दूंगा कि किसके बच्चे कहां रहते हैं। नहीं, पढ़ने के लिए तो देखें, पढ़ने की हद तक तो अशराफिया जो है, रूलिंग अशराफिया, वो तो रहती ही नहीं है वहाँ। देखिए, पढ़ने की हद तक तो बच्चों को भेजना चाहिए बाहर, सबको हक है। लेकिन अगर उसके साथ वो पापा जॉन्स के फ्रेंचाइज अचानक मिरेकुलसली मौजूदाती करिश्माती तौर पे खोल लें, तो वो सवाल भी तो फिर आफाक फारूकी साहब को करना चाहिए ना, उठाना चाहिए ना। देखें, आप, मुझे नहीं पता कि आपको कितना पता है, वो स्टोरी ब्रेक मैंने की। वो स्टोरी ब्रेक आपने की थी? अहमद नूरानी को उस स्टोरी के बारे में 1 माह बाद पता चला है। अच्छा। सबसे पहले वो वीडियो मौजूद है 21 जुलाई को या 6 जुलाई को, देख ले जाके यूट्यूब पर। वो स्टोरी मैंने की है, और मेरे अलावा किसी ने नदीम बाजवा से और दूसरे सीईओ फैसल बाजवा से, आसिम बाजवा के, किसी ने बात नहीं की। आपने इन दोनों के बच्चों से बात की हुई है, और भाइयों उनके चाचू से भी बात की हुई है? जी जी, वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। अच्छा। मैंने ही ये स्टोरी की थी। मगर साथ में मैं ये भी कहता हूं कि देखें, जहन में रखें, हमारे यहाँ ताल्लुकात का फायदा उठा के वीजा लेने को तो करप्शन नहीं तस्वुर किया जाता ना। नहीं किया जाता, फेवर किया जाता है, फेवरिज्म। बातों को उनके मैनर में कहना चाहिए। सबको पता है, पूरे जहान को, कि मैं फौज का नजरियाती मुखालिफ हूं, मगर मैं किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाने को तैयार नहीं हूं। ठीक है। मुझे एक बात पता है कि उनका छोटा भाई फैसल बाजवा 1991 में आया, जब आसिम बाजवा सिर्फ कैप्टन थे। ठीक है। उनका भाई नदीम बाजवा 1992 में आया, जब वो कैप्टन थे। ठीक है। और उन्होंने जब पहला पिज्जा जॉन खोला 2002 में, तो उनका भाई सिर्फ ब्रिगेडियर था, आसिम सलीम बाजवा साहब जी। ठीक है। और मेरे पास गवाहियां मौजूद हैं कि उन्होंने $1.5 लाख किस बैंक से लोन लिया। वो 10-10 साल से पिज्जा जॉन में जॉब कर रहे थे। ठीक है। ठीक है। तो अब ये बताइए, आप टोरंटो में रहते हैं, कि अगर आप 2 पिज्जा जॉन कामयाब कर लेते हैं और आपका बैंक, आपका क्रेडिट अच्छा है, स्कोर ठीक है,
तो आपको 2 मजीद पिज़्ज़ा जॉन लेने में कोई प्रॉब्लम है? सर रूल ये है, मैं तो खुद इस पिज़्ज़ा स्कैंडल पे बहुत कह चुका हूँ, लेकिन जो रूल है, हकीकत जो सच बात है वो ये है कि अगर मेरा क्रेडिट स्कोर 680 और 700 के दरमियान है और मैंने सक्सेसफुली एक बिज़नेस फ्रेंचाइज में, सबवे हो, टिम होटन हो या कोई पिज़्ज़ा स्टोर हो, काम किया हो, तो स्मॉल बिजनेस लोन की मद में मुझे 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ अंटारियो आसानी से एक साइन पे दे देती है। $2 लाख, चाहे मेरे पास एक कख पाई ना हो। तो ये कोई बड़ी मैं बात आपको नहीं वही है। बता रहा हूँ। अच्छा, फिर उनके खानदान के 40 लोग रहते हैं, हालांकि वो लोग मुझसे नाराज हैं। उनके एक कजन है यहाँ जो अमेरिका के 10 बड़े न्यूरोलॉजिस्ट में काउंट होते हैं। जी, उनका नाम है सईद बाजवा। ठीक है, ठीक ये है, अप स्टेट न्यूयॉर्क में रहते हैं, बिगहैम्पटन में। ठीक है। उनके 40% शेयर थे जो अब घट गए हैं, मगर पहले को साइन $1.5 पे उन्होंने किए। जिसकी बुनियाद पे आसानी से उनके कर्जा मिल खानदान जाता के है। तकरीबन 40 बाजवे रहते हैं यहाँ। अच्छा। तो मैं उसको फ्रॉड नहीं समझता, मैं नहीं समझता। और दूसरी अहम बात यह है कि आप एक लम्हे को मान लें, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है कि उन्होंने मुझसे भी ये कहा कि हमारी भाभी के कोई शेयर नहीं है। अच्छा। झूठ बोला, अच्छा, मुझसे झूठ बोला कि हमारी भाभी का कोई शेयर नहीं है। ठीक है। अहमद नूरानी के स्टोरी में डॉक्यूमेंट वो साथ ले आया कि उनके शेयर है। ठीक है। तो बात यह कि कहीं गड़बड़ तो है, मगर जो गड़बड़ अपोजिशन दिखाना चाहती है या उनका मीडिया दिखाना चाहता है वो गड़बड़ नहीं है। लेकिन बात तो ये ना कि एक सरकारी अफसर के लिए यही बड़ी परेशानी की बात होती है कि उनकी अहलिया का नाम आ जाए, उनके बच्चों का नाम आ जाए, तो वो उस चीज़ को दबाने की कोशिश की गई होगी। परेशानी की बात ये नहीं है। देखिए, सबसे अहम बात ये कि आप एक आइडियल सोसाइटी में रहते हैं और आइडियल बातें करते हैं। जी जी। आप उस माशरे के एंगल से देखें। इसमें जो सबसे बड़ी तरफा तमाशा है और दिलचस्प है बात वो ये है कि क्या ये सलीम बाजवा और उनका जो टब्बर है पूरा, उनके सपोर्ट करने वाला, कहते हैं कि ये सीप पैक के खिलाफ अमेरिका मुहिम चला रहा है। नहीं, वो भी एक गलत नैरेटिव है। बात भी मैंने पहले कही कि जिसका पूरा खानदान अमेरिका में रहता हो वो अमेरिका मुखालिफ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है? नहीं नहीं, फिर उसको अमेरिका का ही आदमी है। नहीं, लेकिन उसमें फिर कहानी में ट्विस्ट भी तो दिया ना उन्होंने। फिर उन्होंने ट्विस्ट ये दिया कि इसके खिलाफ भारत जो है कि लॉबी है वो सरगर्म है, और आप, बल्कि आफाक साहब ने नहीं बल्कि मेजर गौरव आर्या ने ये फीड किया था अहमद नूरानी को, और उसके बाद वो नहीं चाहते कि ये सीपैक कामयाब हो, पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पे दौड़े। मैंने सारा देखा है, मगर मुझे ये पता है, मैंने ईमानदारी से की थी। सबसे पहले स्टोरी पूरी दुनिया में ये स्टोरी मैंने की थी। ठीक है। और दूसरे दिन जो उन लोगों ने मुझे उसका वर्जन दिया, मुझे बाकायदा उन्होंने खुद रीच किया, आसिम बाजवा ने, वो क्या नाम है, नदीम बाजवा ने, फैसल बाजवा ने और सईद बाजवा ने, मेरे पहले वीडियो के बाद कि आपने हमारे साथ ज्यादती की। और सच ये है, मैंने कहा मैं ये भी बयान कर देता हूँ। अच्छा, वो मैंने सच क्यों बयान किया? आप समझते हैं कि इस मुल्क में डेफर्मेशन का केस बनाने में कितनी देर लगती है? ज्यादा देर नहीं लगती, हम सब भुगत चुके हैं। तो मैं तो फ्री का वीडियो करता हूँ, मैं क्यों अपने गले फिल्म लूंगा? सही। जो उन्होंने कहा मैंने वो भी कह दिया कि जनाब उन्होंने मुझसे ये कहा है। वेरी सेकंड डे मैंने वो वीडियो भी कर दिया था। उसके 1 महीने के बाद अहमद नूरानी ने स्टोरी की और गौरव की कहानी सामने आई है। जी जी। तो इसमें मतलब भारत का कोई हाथ देख रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि मेरे घर में लड़ाई हो रही हो चोर बाहर जाए और सामने वाले आ जाए सुलह कराने के लिए या पूछने के लिए, तो उसमें बाहर वाले का क्या कसूर है भाई? बिल्कुल दुरुस्त। तो उसमें मतलब ये बिला वजह का, असल में ये गलती उनकी तरफ से भी हुई है कि जिन्होंने बिला वजह इसमें कहा, इसको डिफरेंट एंगल देने की, वो ट्रोल फैक्ट्री है ना। अब वो ट्रोल फैक्ट्री में कोई जहनी तौर पे मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग तो बैठे हुए नहीं हैं, वो तनख्वाहों पे लगे हुए सूबेदार हैं। वो जब चाहे किसी को गालम गलोच देना शुरू हो जाते हैं, हमें आपको ट्विटर पे और फेसबुक पे, और उसके अलावा वो अपनी कहानियाँ बनाना शुरू हो जाते हैं। और एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान को नैरेटिव मिला है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, वो सरहद पे खड़ा हुआ है, हमें उससे ख़तरा है, पैसा लाओ
और रसीदा नहीं दिखाएंगे हम। तो वो अगर ये नैरेटिव। बात ने इसमें भारत का भी बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा। जब फौजी हुकूमतें होती हैं तो निगोसिएशन शुरू कर देता है, जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होती है तो तवाइफ की तरह रूठ के बैठ जाता है। जी। तो भारत ने भी कभी बड़ा होने का सबूत तो दिया नहीं। नहीं तो वो तो ये हमने कहते हैं ना, अपनी नहीं, जिंदगी में सब देखा है ये। आफाक भाई, वो जो ये तो बहुत हो चुका ना, इनफ इज़ इनफ हो चुका ना, उनका नैरेटिव ये है, उनका कहना ये है, खासतौर पे नरेंद्र मोदी वर्जन 2.0 जो गवर्नमेंट आई है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि अब जो है ना, ये आप दम और दुरूद की बातें करते हैं और जेब में बारूद और बम होता है, तो उसकी बात तो नहीं होगी ना। अगर बात होगी तो फिर नहीं हाथ नहीं, मिलाने ये तो फिर वजह नहीं खुल के मिलाओ ना। नहीं, इस पे मेरा नैरेटिव बहुत डिफरेंट है। जी बताइए। देखें, ताकत का तवाज़ुन ताकत से बराबर होता है ना। अच्छा। अब भारत को ये यकीन हो चुका है कि अब इनके पास देने को कुछ नहीं है, हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई है, हमारे इंतशार, हमारी पॉलिटिकल सोशल अनार्की इतनी बढ़ गई है कि अब वो वक्त का इंतजार कर रहा है। वो कहता है अब इनके साथ बैठने का कोई फायदा नहीं है, ये खुद तकसीम का शिकार है, इनका डॉलर खत्म हो गया, इनका रुपया खत्म हो गया, इनकी इकोनॉमी खत्म हो गई, इनकी समाजी अमांगी खत्म हो गई, तो वो क्यों बात करेगा। हम्म। बात तो ये है ना कि आप जब टेबल पर बैठेंगे तो स्वाप होगा ना, आप कुछ देंगे, आप कुछ लेंगे। दुरुस्त दुरुस्त। तो हमारे पास देने को अब कुछ नहीं है और कोई वजह नहीं है। ये तो उसका बहाना है टोटल कि जनाब इनफ इज इनफ। हर जंग का आखिरी फैसला टेबल पे ही हुआ है ना। बिल्कुल। हमारी आंखों के सामने अफगानिस्तान में 17 साल के बाद क्या हो रहा है ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। जनाब। तो ये बातें हैं, बस ये लफाजी है। अभी एक जमात इस्लामी के मेरे एक दोस्त ने एक पोस्ट लगाई थी कि हम आईने पाकिस्तान के साथ हैं, तो मैंने पूछा वो कहाँ है। वो कहाँ है? कहने लगे कि वो आएगा एक दिन। अच्छा। तो मैंने जवाब में उनको लिखा कि आप रासिखुल अकीदा मुसलमानों ने हम आम मुसलमानों की जिंदगी भी हराम कर रखी है, अल्लाह ताला को मजदूर बना के रखा हुआ है। साहब बात यह है ना कि आप ये बताइए कि वहाँ पे पाकिस्तान में कौन मुसलमान है, कौन कहाँ कब किसको कह दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान हुआ फिरता है। तो एक तो हम इकनॉमिक बदहाली से लड़ रहे हैं, दूसरी जानिब इस जहनी बदहाली का भी तो शिकार हैं हम लोग। देखें, हर चीज को एक ही पैमाने से देखता हूं मैं। जी। अगर रियासत डिसिप्लिन में है, उसके कानून के इदारे काम कर रहे हैं, उसकी अदलिया इंसाफ दे रही है और माशरे में मेरिट बहाल है, तो तशद्दुद हर इंसान पूरी दुनिया के, क्या आप समझते हैं टोरंटो में या न्यूयॉर्क में या यूरोप में लोग आसमान से उतरे हुए कोई फरिश्ते हैं? बिल्कुल नहीं। कानून ने और जजा और सजा के खौफ ने रोक कर रखा हुआ है। आप ही के न्यूयॉर्क में जब जब एक दफ़ा ब्रेक डाउन हो गया था पावर का, तो फिर वो जिस तरह से इंसान के अंदर का जानवर निकला था और शीशे तोड़ गए और लूट मार। इससे भी ज्यादा चीजों को बारीकी से देखें। दुनिया में ताले का तस्वुर अमेरिका ने दिया जी। कैमरे का तस्वुर आप स्टोर में जाते हैं, मेसीज में या किसी भी जगह, तो वो कहते हैं वेलकम, मगर आपकी निगरानी भी कर रहे होते हैं कि भाई तुम पे ट्रस्ट नहीं करते हम। हाँ हाँ। तो ये है इंसान। तो माशरा जो है वो गुड गवर्नेंस से कायम होता है। और मजहब का मसला ये है कि अल्लाह मियाँ पता नहीं है कि नहीं है। जो बहुत मानते हैं, अगर वो यकीन कामिल रखते हैं तो अमल क्यों नहीं करते जी। आप लाइट नहीं तोड़ सकते क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता है इस माशरे में कि कितने का टिकट मिलेगा, उसके इफेक्ट इंश्योरेंस पे क्या होंगे, आपके लाइसेंस के नंबर कितने कम होंगे। आप लाइट पे रुकते हैं मगर अल्लाह के जो अहकामात हैं जो बताए गए उन पर अमल नहीं करते क्योंकि यकीन मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बहरहाल ये जो सूरत हाल है, फिर आपका इसका मतलब है कि जो हम ये काफिर शिया काफिर और अहमदी काफिर और ये काफिर ही चलता रहेगा, इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा फिर पाकिस्तान में। और फिर कोई बात कर रहे हैं, देखे ना कि जब माशरा ऐसा हो जाए कि लोग, इस पे भी मैंने वीडियो किया है, आप जाके देखिएगा 10 दिन पहले जी। मैं इसीलिए उसी तरफ आना चाह रहा था जी। माशरे में लाहौर पानी में डूबा हुआ है, कराची पानी में डूबा हुआ है, मगर सिंध के हुक्मरान जो खुद शिया हैं वो ये
कहते हैं कि नहीं ये सड़कें लाजमी साफ होगी, क्योंकि मुहर्रम तक जुलूस तो निकलेगा, निकलेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा ना। तो उसका रिजल्ट आपने देखा कि दीवाने सुन्नी कैसे निकले कराची में। ओहो। तो सारी बात यह है कि रियासत ने अपना किरदार छोड़ दिया है। जब तक रियासत अपना किरदार अदा नहीं करती, वहां माशरे में यही होता है। अच्छा, अब मैं आपसे चाहूँगा कि फाइनल वर्ड्स, क्योंकि लोग आपकी इस तज्ज़िये का इंतज़ार कर रहे होंगे कि पाकिस्तान में उम्मीद की किरण या एपीसी के बाद या वैसे ही या आने वाले नए इलेक्शंस में या फ़ौज या बाजवा डॉक्ट्राइन, कोई भी चीज़ ऐसी जो सक्सेसफुल होकर इसको तरक्की की इशारा पे डाल दे, कोई एक फाइनल वर्ड आप बता सकते हैं उम्मीद पॉजिटिव नोट पे? टोटल सिर्फ और सिर्फ इतना यह है कि जिस दिन अवाम अगर निकल आए, जो अब टाइम ज्यादा नहीं बचा है, अगर निकल आए अपने हुकूक की हिफाजत के लिए, तो ये सब दुरुस्त हो सकता है। अगर नहीं निकले तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। तो बात वही आ गई कि जो प्रेशर जब तक डेवलप आप नहीं करेंगे, जब तक प्रेशर की आवाम की ताकत सामने नहीं आएगी, जो ताकत का सर चश्मा भुट्टो साहब का करते थे, जब तक वो सामने नहीं आएगी। बताएं, तारीखी तौर पे दुनिया में कहाँ ऐसा हुआ है कि किसी रियासत ने या किसी काबिज ने अवाम के जद्दोजहद के बगैर किसी को तोहफे में रखकर कोई दे दिया? कभी भी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। बिल्कुल, बात खत्म। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आफाक साहब। और यहाँ पे नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको आज की गुफ्तगू पसंद आएगी, और ख़ास तौर पे जिस तरह से आसिम सलीम बाजवा और उनकी फैमिली के बारे में जिस तरह के नेटवर्क्स पे आपने देखा और ब्रेकिंग स्टोरीज चली और एक ख़ास रवैये का इजहार किया गया, उस पर भी चूँकि आफाक साहब ख़ुद न्यूयॉर्क में होते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हैं, और वो सच और हक बात करने में, बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ होते हैं लेकिन सच और हक बात करने में वो कभी भी नहीं चूकते। लिहाजा हम उनकी बात का भी वज़न रखते हैं और आपसे कहेंगे कि इसको भी गौर से सुनिएगा और दूसरी जानिब की स्टोरी को भी देखिएगा। कहीं ना कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसको वजाहत करके क्लियर होना चाहिए। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा और यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।